हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का संग्रह है। 1992 से अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करें। हम लोग सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट डिस्कस करें। हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था को डिस्कस करें। भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और आज का जो सेशन है प्रश्न संख्या 123 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाले सेशन में प्रश्न संख्या 122 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 123, भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? भारत के आर्थिक सुधार का जो जनक है नाम है पीवी नरसिम्हा राव। कांग्रेस सरकार ने जून 1991 के अंत में सत्ता में आने के बाद तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जुलाई 1991 से आर्थिक सुधारों को, जिसे नई आर्थिक नीति के रूप में जाना गया, इसको लागू करना प्रारंभ किया। और इस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। इसी कारण उदारीकरण के नीति को राव मनमोहन मॉडल भी कहा जाता है। पीवी नरसिम्हा राव को भारत के आर्थिक सुधार का जनक और डॉक्टर मनमोहन सिंह को आर्थिक सुधार का अग्रदूत कहा जाता है। 124 है, वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। वैश्वीकरण में क्या सम्मिलित नहीं है? तो सार्वजनिक क्षेत्र के इक्विटी का विनिवेश, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो देखिए, वैश्वीकरण में सार्वजनिक क्षेत्र के इक्विटी का विनिवेश सम्मिलित नहीं है, जबकि आयात शुल्क में कमी, आयात लाइसेंसिंग का उन्मूलन आदि शामिल है। 125 है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? बढ़ता है, स्थिर रहता है, पहले बढ़ता है इसके बाद घटता है, या पहले घटता है इसके बाद बढ़ता है? तो जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का जो अंश है वो क्या हो जाता है? याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा बढ़ता जाता है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती जाती है, राष्ट्रीय आय में जो तृतीय क्षेत्र है, जिसे सेवा मतलब कि सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है, इसका अंश जो है बढ़ता जाता है। और प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें कृषि से संबंधित गतिविधियां सम्मिलित हैं, इसका अंश कम होता जाता है, कम हो जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार अगर बात करें तो 2021-22 में भारत का जो सकल मूल्य वर्धन था, इसमें प्राथमिक क्षेत्र इसमें जो है 53% यानी 53, द्वितीय क्षेत्र यानी उद्योग क्षेत्र में 28.2% और तृतीय क्षेत्र यानी जो सेवा क्षेत्र है इसमें 18.8% का योगदान अनुमानित है। 126 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत भारत में मानव विकास सूचकांक बनाने के लिए किसे एक घटक यानी अवयव के रूप में नहीं लिया गया है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत भारत में मानव विकास सूचकांक बनाने के लिए किसे एक घटक के रूप में नहीं लिया गया है? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन, देखिए ऑप्शन डी को देखिए, दिया गया शिशु मृत्यु दर को, ये जो है यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक के निर्माण में जो निम्न घटक है, जैसे पहला है प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, जन्म पर जीवन प्रत्याशा। यूएनडीपी के द्वारा भारत में भी मानव विकास सूचकांक निर्माण के लिए अन्य सभी देशों की तरह उपयुक्त तीनों घटकों का यानी 3 कंपोनेंट्स का प्रयोग किया जाता है। 127 है, कौन सा आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता है? कौन सा आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता है? वह शिक्षा एवं स्वास्थ्य, सी ऑप्शन। देखिए, अधिसंरचना 2 प्रकार की होती है, पहला है भौतिक अधिसंरचना, दूसरा है सामाजिक अधिसंरचना। भौतिक और आर्थिक अधिसंरचना के अंतर्गत सड़क, बिजली, ऊर्जा, जल और वायु परिवहन, दूरसंचार आदि आते हैं। सामाजिक अधिसंरचना के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, बीमा, आवास आदि आते हैं, जिनका संबंध मानवीय कौशल के विकास से है। आधारभूत संरचना इसलिए कहा जाता है क्योंकि अर्थव्यवस्था के विकास में इनकी आधारभूत यानी जिसके बिना विकास संभव नहीं हो सकता, इसकी भूमिका होती है। प्रश्न संख्या 128 से सामाजिक अधिसंरचना में किसे शामिल नहीं किया गया है? बताइए, सामाजिक अधिसंरचना में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तार संचार यानी दूर संचार, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 129 है, सरकार की नीति मेक इन इंडिया, इसका उद्देश्य क्या है?
सरकार की नीति मेक इन इंडिया का जो उद्देश्य है वो क्या है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। कैसे? मेक इन इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्यों में नौकरशाही की ढीलापन को दूर करना, नौकरशाही के जो ढीलापन है, जो लापरवाही है, इसको खत्म करना, लाल फीताशाही को हटाना, विकसित आधारभूत संरचना के द्वारा विनिर्माण है इसकी लागत को कम करना, उत्पादों को प्रतियोगी बनाना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में सुधार करना आदि शामिल है। 130 नंबर है, निम्न में से कौन सा एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहिकी नहीं है? कौन सा एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहिकी नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। कैसे? मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के विभिन्न मानकों में सुधार के द्वारा सरकार उद्योगों के विकास के लिए आधारभूत संरचना का विकास तथा वातावरण बना रही है, माहौल बना रही है। 131 है, पूरा यानी ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। पूरा यानी पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं को प्रदान करने के लिए जो है संक्षिप्त मतलब कि ये जो संक्षिप्त रूप है या जो पूरा है, शहरी क्षेत्रों की जो सुविधाएं हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में मिले, इस व्यू से जो है इसको स्टार्ट किया गया था। और देवगंत पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा विजन 2020 में, जो विजन 2020 है, इसमें पूरा मॉडल की अवधारणा का जो है प्रस्ताव दिया गया था। पूरा यानी प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज एंड रूरल एरियाज, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं को प्रदान करना। 132 है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए किस उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई है? देखिए, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए किस उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी वृद्धावस्था पेंशन, स्वास्थ्य बीमा और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, यानी उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पारिवारिक पेंशन, बीमा व चिकित्सा जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने 30 जनवरी 2004 को सामाजिक सुरक्षा योजना प्रारंभ किया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है 133, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का कौन अवयव नहीं है? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का कौन अवयव नहीं है? वह है आपका पोषण, सी ऑप्शन। वित्तीय वर्ष 2001 से प्रारंभ प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना यानी पीएमजीवाई, इसके जो घटक हैं स्वास्थ्य है, शिक्षा है, पेयजल है, आवास है, सड़क है और ग्रामीण विद्युतीकरण है। अपने प्रारंभ में प्रधानमंत्री ग्रामोदय जो योजना है इसमें उपयुक्त प्रथम 5 घटक ही थे। छठे घटक ग्रामीण विद्युतीकरण को जो है 2001-2 में जोड़ा गया था। 134 है, 2 कथन है, कारण और मतलब कि एक कथन है, दूसरा कारण है, जैसे दोनों को ध्यान पूर्वक पढ़ना है। और कथन जैसे ए कह रहा है कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे अन्य कार्यक्रमों को उतनी सफलता नहीं मिली है जितनी की आशा की जाती थी। कारणार केंद्रीकृत ढांचे के कारण क्रियान्वयन अपर्याप्त रहा, यानी इसको क्रियान्वयन करने में मतलब कि पूरी सफलता प्राप्त नहीं रही। जो लागू करना चाहिए इसमें अपर्याप्तता रही, पूरी सफलता नहीं मिली। इन दोनों में से कौन सा आपको बताना है, कथन या कारण दोनों सही एक दूसरे की व्याख्या करते हैं, या इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए, अगर बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सत्य है, आर असत्य है। कैसे? समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे अन्य कार्यक्रमों का निष्पादन भी आईआरडीपी के स्तर का या उससे बेहतर रहा है। जैसे में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जिसे आईआरडीपी के साथ साथ अक्टूबर 1980 से प्रारंभ किया गया था, इसमें छठी योजना की अवधि में 15 लाख मानव दिवस रोजगार सृजन लक्ष्य की अपेक्षा लगभग 18 लाख मानव दिवस रोजगार कायम किया गया। 1989 में प्रारंभ जवाहर रोजगार योजना का प्रशासन ग्राम पंचायतों के अधीन रखा गया। कथन तो सही है किंतु कारण सत्य नहीं है।
135 स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के दौरान लागू किया जाना है? देखिए, स्वच्छ भारत मिशन के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के दौरान लागू किया जाना है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है, ई कैसे इसका सही जवाब हो जाएगा, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। याद रखिएगा, स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2020 में की गई थी, जिसका समय अवधि है 2020-21 से 2024-25, और इसके पहले चरण की शुरुआत 2014 में की गई थी, जिसकी समय अवधि है 2014 से 2019 के बीच। 136 है, आईआरडीपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? आईआरडीपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण विकास और निर्धनता निवारण। ग्रामीणों का विकास करना, गरीबी को दूर करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो देखिए, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो आईआरडीपी है, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो है, ये छठी योजना में अक्टूबर 1980 को राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया गया। आईआरडीपी के द्वारा मूल रूप से गरीब परिवारों में स्वरोजगार को प्रोन्नत करने की विधि जो है अपनाई गई, ताकि उत्पादक परिसंपत्तियों के हस्तांतरण से वे इतनी आय कमा सके कि निर्धनता रेखा को पार कर सकें। 137 है, भारत सरकार के द्वारा समुदाय, याद रखिए, भारत सरकार के द्वारा अगर बात करें तो समुदाय विकास योजनाओं की शुरुआत किया गया था। कब? तो 2 अक्टूबर 1952 को। समुदाय की सक्रिय भागीदारी के द्वारा क्षेत्र के भौतिक संसाधनों के पूर्ण उपयोग के माध्यम से संपूर्ण ग्रामीण समुदाय के जीवन स्तर को उन्नत करने के उद्देश्य से भारत में 2 अक्टूबर 1952 से समुदाय विकास योजना की शुरुआत की गई। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की सीडीपी की शुरुआत की गई। समुदाय विकास योजना प्रारंभ करने वाला भारत विश्व का प्रथम देश था। भारत विश्व का प्रथम देश था समुदाय विकास योजना को प्रारंभ करने में। 138 है, किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था? किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को जो है प्रारंभ किया गया था? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? इसका सही जवाब है 1953 में। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, राष्ट्रीय विस्तार सेवा अप्रैल 1953 में तैयार किया गया और 2 अक्टूबर 1953 को इसका शुभारंभ हुआ। 139 है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन प्रति माह कितना प्राप्त होगी? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन प्रति माह कितना प्राप्त होगी? तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? इसका सही जवाब हो जाएगा 3000 रुपए प्रति माह, यानी 3000 रुपए इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। बजट 2019-20 में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत 15,000 रुपए का या उससे कम की मासिक आय वाले कामगारों के लिए जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन नामक बृहद पेंशन योजना की घोषणा की गई थी। इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के प्रत्येक कामगार को 60 वर्ष की उम्र प्राप्त करने पर 3000 रुपए प्रति माह की सुनिश्चित पेंशन दिलाने का प्रस्ताव है। योजना के तहत कामगार को 60 वर्ष की आयु तक प्रति माह एक निर्धारित राशि जो है जमा करनी होगी और सरकार भी प्रति माह उतनी ही राशि जमा कराएगी। यह योजना चालू वित्त वर्ष से ही कार्यान्वित की जाएगी। पहले वर्ष के लिए योजना के लिए जो 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 140 नंबर है, निम्न में से कौन सा एक मनरेगा का उद्देश्य है? मनरेगा का जो उद्देश्य है वो आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा? निम्न में से कौन सा एक मनरेगा का उद्देश्य है? तो देखिए, मनरेगा के बारे में अगर बात करें, वैसे इसका सही जवाब ई ऑप्शन है। मनरेगा अगर बात करें तो मनरेगा देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का मुख्य उद्देश्य, यानी मनरेगा का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन तक का रोजगार उपलब्ध कराना है जो सांविधिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य संबंधी अकुशल मजदूरी करने को तैयार हैं। इसके अन्य उद्देश्यों में ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना शामिल है, जिसमें आमतौर पर सड़कों, नहरों, तालाबों और कुओं जैसे टिकाऊ साधनों का निर्माण किया जाता है। तटबंधों का निर्माण और मरम्मत, भूमि समतल वृक्षारोपण, जल संरक्षण और संचयन तथा बाढ़ नियंत्रण और सुरक्षा कार्य इस योजना में शामिल किए जा सकते हैं।
141 है, भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन वाला जो राज्य है वो कौन सा राज्य है? भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो है आपका उत्तर प्रदेश यानी यूपी। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार भी विकल्प सी सही उत्तर होगा। प्रश्नकाल के दौरान भी सही जवाब ऑप्शन सी ही होगा। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2020-21 में गेहूं उत्पादक जो शीर्ष 3 राज्य हैं, पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पर है पंजाब। याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 142 है, भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है? भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या मतलब होता है? तो देखिए, किसी उद्यम में सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों ही का सम्मिलित, समन्वित या सम्मिलित स्वामित्व है। सम्मिलित स्वामित्व। किसी उद्यम में सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों ही का या दोनों का जो है सम्मिलित जो है स्वामित्व है। भारत की औद्योगिक नीति 1948, 1951 अब 1991 में संयुक्त क्षेत्र के तहत किसी उद्योग में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों को जो है वस्तु उत्पादन का अधिकार दिया गया है, यानी कोई भी वस्तु सरकारी या निजी दोनों क्षेत्रों में उत्पादित की जा सकती है। औद्योगिक नीति 1951 है, इसमें ब अनुसूची जो 20 शेड्यूल दिया गया है, 20 शेड्यूल जो कि ऐसे ही क्षेत्र से संबंधित रही है। अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का अर्थ किसी उद्योग में सरकार और निजी कंपनी की सम्मिलित भागीदारी से है। सरकारी उपक्रमों को लाभकारी बनाने के लिए उसके कुछ अंश यानी शेयर निजी क्षेत्र को दे दिए जाते हैं, जिससे उच्च प्रबंधन और तकनीकी प्राप्त होती है। 143, भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार है। बताइए, भारत में अगर बात करें तो अधिकांश जो व्यक्ति हैं वो बेकार है। किसमें? तो कृषि में। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। कैसे? भारतीय कृषि है, जो भारतीय इंडियन एग्रीकल्चर है, इसकी जो विशिष्टता है वो ये है कि इस क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक लोग जो है श्रम में नियोजित हैं, काम करते हैं, जिसे छिपी बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी या भारतीय कृषि क्षेत्र की ये जो छिपी बेरोजगारी या जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है, इसकी ये विशेषता है। और ये भारतीय कृषि क्षेत्र की ये सभी विशेषताएं जो है मतलब कि एक जो कृषि का जो कार्य है, जो कृषि का फील्ड है, अगर एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त है तो उसी घर के या उसमें एक व्यक्ति से ज्यादा व्यक्ति जो सम्मिलित हो जाते हैं, तो मतलब कि इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं या छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं कि एक मतलब कि व्यक्ति वाले क्षमता के कामों को एक से अधिक व्यक्ति जो है उसको कर रहे हैं। 144 है, भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में जो शामिल नहीं है वो क्या है? भारत में भूमि सुधार है, लैंड रिफॉर्म है, इसके क्षेत्र में जो शामिल नहीं है वो है किसानों को मकान ऋण। किसानों को मकान ऋण जो है भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं है। स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार के उद्देश्य को पूरा करने के लिए कुछ कदम उठाए गए, जैसे पहला है मध्यस्थों या बिचौलियों की समाप्ति करना, काश्तकारी सुधार के अंतर्गत लगान का नियमन, काश्त अधिकार की सुरक्षा, काश्तकारों को भूमि पर मालिकाना हक प्रदान करने जैसे कदम उठाए गए। तीसरा, कृषि का पुनर्गठन, इसके तहत भूमि का पुनर्वितरण, भू जोतों का एकत्रीकरण तथा जोतों की चकबंदी और सहकारी खेती शामिल है। 145 है, हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धता पर निर्भर है? हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर जो निर्भर है वो क्या है बताइए? वो है बीजों की उच्च पैदावार किस्म। हरित क्रांति की सफलता के लिए जो उपलब्धता होनी चाहिए वो होनी चाहिए बीजों की अच्छी किस्म, जिससे पैदावार अच्छे हो। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस भी करेंगे। हरित क्रांति को 1966 में एक पैकेज प्रोग्राम के रूप में शुरू किया गया था, जिसमें निम्न आदानों यानी इनपुट को सम्मिलित किया गया। निम्न जो आदान थे, जो इनपुट थे, बीजों का उच्च पैदावार किस्म, उर्वरक, कीटनाशक दवाएं, पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं। ठीक है। हरित क्रांति के लिए उपयुक्त चारों तत्व आवश्यक हैं। मैक्सिको से आयातित उच्च उत्पादकता वाले बीजों ने हरित क्रांति लाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा की। 146 है, विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ? जब भारत का विभाजन हुआ तो जो विभाजन हुआ जिसके कारण भारत का वह कौन सा उद्योग था जो सबसे बुरी तरह जो है प्रभावित हुआ? वो था जूट तथा रुई उद्योग।
सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए भारत में अधिकाधिक अगर बात करें तो जब भारत का विभाजन हुआ, जिसमें सबसे ज्यादा या अधिकाधिक जिस क्षेत्र की हानि हुई वो था जूट और रुई उद्योग। इस उद्योग की काफी ज्यादा नुकसान हुआ। भारत में आधुनिक जूट उद्योग लगभग 165 वर्ष पुराना है। 1855 में श्रीरामपुर के निकट रिसरा नामक स्थान पर पहली जूट मिल स्थापित हुई थी। 1947 में भारत के विभाजन से जूट उद्योग को क्षति पहुंची, क्योंकि अधिकांश जूट उत्पादक जो क्षेत्र थे, जो कि 80% से भी ज्यादा थे, ये पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान बांग्लादेश में चला गया। फलस्वरूप क्या हुआ कि जूट उद्योग के समक्ष जो कच्चे माल की समस्याएं थी वो उत्पन्न हो गई। दूसरी तरफ सूती वस्त्र के अधिकांश में जो मिलें थी, अधिकांश मिलें सूती वस्त्र की अधिकांश मिलें जो थी वो मुंबई, अहमदाबाद यानी भारत में थी, जबकि कपास उत्पादन के जो क्षेत्र थे 40% क्षेत्र वो पश्चिमी पाकिस्तान में चले गए थे। 147 से भारत में किस उद्योग में सबसे ज्यादा लोग कार्यरत हैं? भारत में किस उद्योग में सबसे ज्यादा लोग कार्यरत हैं? तो कपड़ा उद्योग में। कपड़ा उद्योग हमारे प्रमुख उद्योगों में सबसे पुराना और सुदृढ़ रूप से जो है स्थापित उद्योग है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार विगत एक दशक में इस उद्योग ने देश के लगभग 105 मिलियन लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से रोजगार उपलब्ध कराया है। 148 भारत में सबसे प्राचीन बृहद स्तरीय जो उद्योग है वो कौन सा है? भारत में सबसे प्राचीन बृहद स्तरीय जो उद्योग है वह है कपास। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। भारत का वस्त्र उद्योग मुख्यतः कपास पर ही आधारित रहा है। कपड़ा उद्योग भारत का सबसे प्राचीन और बृहद उद्योग है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार विगत एक दशक में इस क्षेत्र ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर 105 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान कराया है। इसके बाद प्रश्न संख्या 149 है, तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहां पाए जाते हैं? आपको बताना है तमिलनाडु में सबसे ज्यादा सूती वस्त्र के जो कारखाने हैं तमिलनाडु में कहां पर पाए जाते हैं? तो याद रखिए कोयम्बटूर में। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सबसे ज्यादा सूती वस्त्र के कारखाने हैं। कोयम्बटूर में लगभग 919 यानी कितना 919 सूती वस्त्र उद्योग हैं, जो तमिलनाडु के कुल मिलों का 40% है। भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने तमिलनाडु में है, उसके बाद महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में है। 150 है, मोडवेट जो अप्रैल 2001 से कार्यान्वित होगा प्रतिस्थापित करता है किसको? मोडवेट जो है ये अप्रैल 2001 से कार्यान्वित होगा, ये किसको प्रतिस्थापित करता है? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। देखिए अगर बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा 150 का सही जवाब क्या होगा? जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन को एक बार आप देखिएगा तो इसका जो सही जवाब है डाउटफुल है। देखिए एलके झा कमेटी जो थी 1981 की कमेटी थी ये, इसकी संस्तुति पर 1986-87 के बजट में वैट की एक संशोधित प्रणाली मोडवैट मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स लागू की गई थी। मोडवैट विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादन यानी औद्योगिक उत्पादों पर आरोपित की गई थी। यह केंद्रीय उत्पाद शुल्क है जिसमें उत्पादों के द्वारा मध्यवर्ती आगत पर चुकाए गए कर के या कर को घटाने डिडक्शन की व्यवस्था थी। मोडवैट के पश्चात बजट 2001 से 2001 से सेनवैट, ठीक है, CENVAT की जो है जो सेनवेट थी तथा इसी की अगली कड़ी में 1 अप्रैल 2005 से वैट लागू किया गया। अब सरकार ने 1 जुलाई 2017 से जो है 1 जुलाई 2017 से समान वस्तु एवं समान कर यानी GST लागू किया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 151 है, कपास उद्योग। कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित है वे है। कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर जो है आश्रित है, कच्चे माल पर, वो है आपका भार ह्रास यानी वैसे कच्चे उद्योग कपास उद्योग उन कच्चे मालों पर आश्रित होते हैं जिनके वजन में कमी आता है। जैसे जैसे सूखेंगे इनके जो भार होगा वो कम हो जाएगा। कपास उद्योग जो कॉटन इंडस्ट्री है इसमें प्रयुक्त आगत कपास, जूट, ऊन आदि ये सभी भार ह्रास मूलक प्रकृति के होते हैं। इन कच्चे मालों का प्रारंभिक अवस्था में भार अधिक होता है। इनके भार में निश्चित अवधि तक कमी आती है। इस अवधि के पश्चात ही ये अपने मूल स्वरूप में आते हैं। ठीक है। 152 है, निर्देश। निम्नलिखित कथनों पर जो है मनन कीजिए और नीचे दिए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। कथन ए कह रहा है कि गत
सदी के 80 के दशकांत तक, जो 80 के दशक थे इस तक 80 के दशक के अंत तक भारतीय उद्योगों ने उपभोक्ता वस्तु उद्योगों से मूलभूत और पूंजीगत वस्तु उद्योगों की ओर संरचनात्मक स्थानांतरण की स्पष्ट प्रवृत्ति को परिलक्षित किया। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए नेक्स्ट इसमें जो दिया गया कारण आर, इस अवधि के दौरान उपभोक्ता वस्तुओं की जो है मांग में कमी आई। तो ए सही है, आर गलत है। कैसे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। 80 के दशक के उत्तरार्ध में 1985 से 90 की अवधि में मूलभूत उद्योग तथा पूंजीगत वस्तु उद्योगों की वृद्धि 7.4% और 14.8% वार्षिक रही, जो उपभोक्ता मूल्य या उपभोक्ता वस्तु उद्योगों की वृद्धि दर 7.3% वार्षिक की अपेक्षा अधिक थी। इस अवधि में भारतीय उद्योग ने 1965 से 80 के संरचनात्मक प्रतिगमन, जिसमें उत्पादन ढांचा दीर्घकालीन औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तु उद्योग के लिए या उद्योग के विकास के पक्ष में परिवर्तित हो जाता है। इसकी प्रवृत्ति को बदलते हुए वांछित संरचनात्मक स्थानांतरण की प्रवृत्ति को स्पष्ट रूप से परिलक्षित किया। भारत सरकार के द्वारा 80 के दशक में अपनाई गई उदार राजकोषीय व्यवस्था, जिससे वर्ष प्रतिवर्ष बजट में बड़े घाटे, सरकार के द्वारा अत्यधिक ऋण लिया जाना, निर्बचत में वृद्धि शामिल थी। इसके कारण आय में वृद्धि हुई, फलस्वरूप उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में भी वृद्धि हुई। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर जो है 3.6% वार्षिक थी, जो पूर्व की योजनाओं की अपेक्षा अधिक थी। 1974 से 79 तक जो है तथा 1980 से 85 की अवधि में उपभोक्ता वस्तु उद्योग की वृद्धि दर 5.5% और 5.1% थी। 1985 से 90 की अवधि में उपभोक्ता वस्तु उद्योग की वृद्धि जो है वो 7.3% वार्षिक रही। यही कारण है कि जो कारण है गलत है। भारत में कोर उद्योग क्या है? भारत में जो कोर इंडस्ट्री है वो है आपका विद्युत है, कोयला है, पेट्रोलियम उत्पाद है, यानी उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन। देखिए 8 कोर उद्योग हैं। कोयला है, कच्चा तेल है, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम परिशोधन उत्पाद है, उर्वरक है, स्टील है, सीमेंट और विद्युत। 154 है, भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है? भारत सरकार के राजस्व का जो प्रधान स्रोत है वो है आपका अप्रत्यक्ष कर। बी विकल्प सही था प्रश्नकाल के संदर्भ में, जबकि बजट अनुमान 2022-23 के अनुसार अगर बात करें तो 2022-23 के डेटा के अनुसार राजस्व का प्रधान जो स्रोत है वो है प्रत्यक्ष कर। 2022-23 में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर सकल घरेलू उत्पाद का जो है प्रत्यक्ष कर 5.5%, अप्रत्यक्ष कर 5.2% है। प्रश्न संख्या 155 है, निम्न में से कौन सा एक संघीय बजट 2017-18 के अभिष्ट उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं था? बताइए, निम्न में से कौन सा एक संघीय बजट 2017-18 के अभिष्ट उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं था? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा भारत को शिक्षित करना। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 1 फरवरी 2017 को तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था। अपने बजट भाषण में उन्होंने कहा, हमें पता है कि हम लोग अपने लोगों के लिए और अधिक करने की जो है जरूरत है। हमारा एजेंडा भारत को बदलने, ऊर्जा देने, स्वच्छ करने के लिए है। जो टेक इंडिया यानी टेक इंडियन जो ट्रांसफॉर्म इंजीनियरिंग एंड क्लीन इंडिया है वो इनका जो है मतलब कि एजेंडा है। 156 है, भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया? जो रेल बजट था आम बजट में कब मिलाया गया था? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा 2017 में। सी ऑप्शन, 2017 में रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था। 2017 में आम बजट में ही रेल बजट को तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 157, भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो क्या है? बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, बिक्री कर, यानी डी ऑप्शन। बिक्री कर इस करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न काल में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे बड़ा स्रोत बिक्री कर था, लेकिन वर्तमान में केंद्र सरकार के दिया गया ये अनुदान है। 158, विगत कुछ वर्षों में भारत में केंद्र सरकार का सर्वाधिक संपूर्ण व्यय किस क्षेत्र में हुआ? विगत वर्षों में भारत में केंद्र सरकार का सबसे ज्यादा संपूर्ण व्यय किस क्षेत्र में हुआ? तो याद रखिएगा विकास के क्षेत्र में। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है।
2022-23 के डेटा के अनुसार केंद्र सरकार के व्यय की शीर्ष मदे जो है ब्याज अदायगी 20%, करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 17% और केंद्रीय क्षेत्र की योजना में 15%। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 159 है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है? केंद्रीय सरकार का जो कर नहीं है वो है भूमि राजस्व। देखिए, उपयुक्त विकल्प में से आयकर, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क ये केंद्रीय सरकार के कर हैं, किंतु भूमि जो राजस्व या भूमि राजस्व जो कह सकते हैं, जो भूमि राजस्व है ये राज्य सरकारों के द्वारा आरोपित और संग्रहित की जाती है। तो भूमि से संबंधित जो कर होते हैं राज्य सरकार लगाते भी है और उसको कलेक्ट भी करते हैं। 160 है, वह कौन सा ऐसा कर है जो केंद्रीय सरकार के द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे मतलब कि जो लगाया तो जाता है केंद्रीय सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है लेकिन उसे मतलब कि कौन लगाया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन उसे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है। तो वो कौन सा केंद्रीय मतलब कि सरकार के द्वारा लगाया जाने वाला कर है? लगाया तो जाता है इन्हीं के द्वारा लेकिन प्राप्त आय को दोनों में बांटा जाता है। इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए, अगर बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा 160 का, वो हो जाएगा, आप बताइए। इसका सही जवाब है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। केंद्र सरकार के द्वारा आरोपित केंद्रीय उत्पाद शुल्क का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच किया जाता था। वर्तमान स्थिति यह है कि 10वें वित्त आयोग के सिफारिश के आधार पर मतलब कि 80वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया, जिसके आधार पर अब केंद्र सरकार से सभी कर राज्यों के साथ विभाजनीय है। 161 है, निम्न में से कौन से दो परोक्ष कर हैं? कौन से दो परोक्ष कर हैं? तो बिक्री कर और उत्पाद शुल्क, ये दो परोक्ष कर हैं, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में 2-3 लाइन है, डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, उपरोक्त विकल्पों में दिए गए आयकर, संपत्ति कर प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स है, जबकि बिक्री कर, उत्पाद शुल्क परोक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। 162 है, निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा निगम कर। निगम कर जो है प्रत्यक्ष करों में निगम कर जो शामिल है, ये कर सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति कराता है। तो बजट अनुमान 2022-23 के अनुसार सरकार की कुल आय के अंतर्गत प्रत्यक्ष करों में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी निगम कर की है। कितना? तो आप देख सकते हैं। और उसके बाद आय कर यानी कितना, तो आप डेटा को एक बार एनालिसिस कर लीजिएगा। आय कर की है तो सबसे ज्यादा हिस्सेदारी जो है निगम कर की, इसके बाद आय कर की। देखिए, इसके बाद जो है हमारा प्रश्न संख्या 163, इसको जो है नेक्स्ट सेशन में डील करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। कहीं भी किसी भी प्रश्न में, किसी भी टॉपिक में, किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।